आज की कहानी का शीर्षक है नील्स बोहर। नील्स बोहर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था। उनके पिता क्रिश्चियन बोहर फिजियोलॉजिस्ट थे और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी माता एलेन एडलर बोहर एक शिक्षित और सांस्कृतिक परिवार से थी। नील्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गैमलहोर्न लैटिन स्कूल से प्राप्त की। वे हर विषय में अच्छे थे, लेकिन विशेष रूप से गणित और भौतिकी में उनकी रुचि थी। उनके छोटे भाई हेराल्ड बोहर भी असाधारण प्रतिभाशाली थे। आगे चलकर वे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ बने। दोनों भाइयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी। वे अक्सर कठिन गणितीय समस्याएं हल करते थे। 1903 में नील्स ने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहीं से उनका वास्तविक वैज्ञानिक जीवन शुरू हुआ। उन्होंने प्रयोगशाला में घंटों बिताना शुरू कर दिया। वे केवल किताबों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि हर सिद्धांत को प्रयोगों द्वारा समझना चाहते थे। उनके प्रोफेसर उनकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। विश्वविद्यालय के दिनों में डैनिश विज्ञान अकादमी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। विषय था सरफेस टेंशन का अध्ययन। नील्स ने स्वयं उपकरण बनाए, कई महीनों तक प्रयोग किए और इतने सटीक परिणाम प्रस्तुत किए कि उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह उनकी पहली बड़ी वैज्ञानिक सफलता थी। 1909 में उन्होंने मास्टर डिग्री पूरी की और इसके बाद परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों के अध्ययन पर शोध प्रारंभ किया। 1911 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। उनका शोध धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार से संबंधित था। हालांकि उनका ये शोध उस समय बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरान उनकी रुचि परमाणु संरचना की ओर बढ़ने लगी। पीएचडी पूरी करने के बाद नील्स इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन के साथ काम करने की इच्छा जताई। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। नील्स उनके साथ काम तो करने लगे, लेकिन दोनों की कार्यशैली अलग थी। बोहर नए विचारों पर चर्चा करना पसंद करते थे, जबकि थॉमसन अपने स्थापित सिद्धांतों पर अधिक विश्वास करते थे। कुछ ही समय बाद नील्स ने कैम्ब्रिज छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद वे इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड से हुई। रदरफोर्ड ने कुछ समय पहले ही अपने प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया था कि परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत छोटा और धनावेशित नाभिक होता है। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार उन्हें ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। यदि ऐसा होता, तो संसार का कोई भी परमाणु स्थिर नहीं रह सकता था। यही प्रश्न नील्स बोहर के मन में लगातार घूम रहा था। उसी समय जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने ऊर्जा के क्वांटम का सिद्धांत दिया था और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रकाश के बारे में नए विचार प्रस्तुत किए थे। बोहर ने सोचा, यदि ऊर्जा लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेटों में बदलती है, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी कुछ निश्चित कक्षाओं में ही रह सकते हैं? यहीं से उनके जीवन की सबसे महान खोज की शुरुआत हुई। 1913 में नील्स बोहर ने अपना प्रसिद्ध बोर एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं यानी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इन कक्षाओं में घूमते समय वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इस सिद्धांत ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को सफलतापूर्वक समझाया और वैज्ञानिक जगत में नई क्रांति ला दी। बोहर ने अपने मॉडल में 3 मुख्य सिद्धांत दिए। 1. निश्चित कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, इसलिए परमाणु स्थिर रहता है। 2. ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करता है। जब वह वापस अंदर की कक्षा में आता है, तब उतनी ही ऊर्जा प्रकाश यानी फोटॉन के रूप में बाहर निकलती है। यही कारण है कि प्रत्येक तत्व का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है। 3. कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसी भी मान का नहीं हो सकता, वह केवल निश्चित मानों का ही हो सकता है। यही विचार आगे चलकर क्वांटम यांत्रिकी की नींव बना। जब बोहर ने अपना सिद्धांत प्रकाशित किया तो अनेक वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, ये सिद्धांत पुराने नियमों को तोड़ रहा है, लेकिन जब प्रयोगों से इसके परिणाम सही पाए गए, तब दुनिया भर में इसकी प्रशंसा होने लगी। विशेष रूप से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इतनी सटीक थी कि वैज्ञानिक समुदाय बोहर की प्रतिभा का प्रशंसक बन गया। कुछ ही वर्षों में नील्स बोहर का नाम दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा।
यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालय उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कठिन से कठिन वैज्ञानिक विचारों को भी सरल भाषा में समझा देते थे। 1912 में नील्स बोहर ने मार्ग्रेथे नॉलन से विवाह किया। मार्ग्रेथे केवल उनकी पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सहयोगी भी थी। जब भी बोहर कोई नया शोध पत्र लिखते, वे सबसे पहले उसे मार्ग्रेथे को पढ़ाते। दोनों के 6 पुत्र हुए। उनके पुत्र बोहर आगे चलकर स्वयं महान भौतिक विज्ञानी बने और 1975 का नोबेल पुरस्कार भी जीता। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता बने। 1921 में बोहर ने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की स्थापना की। ये संस्थान शीघ्र ही पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र बन गया। दुनिया भर के युवा वैज्ञानिक यहाँ सीखने आने लगे। 1920 के दशक में क्वांटम यांत्रिकी का विकास तेजी से हो रहा था। इस दौरान कई महान वैज्ञानिक बोहर के संस्थान में आए। वर्नर हाइजेनबर्ग, वोल्फगैंग पाउली, मैक्स बॉर्न, पॉल डिरैक, एरविन श्रोडिंगर, ये सभी वैज्ञानिक आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के निर्माता बने। बोहर इन सभी के मार्गदर्शक थे। 1922 में नील्स बोहर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान परमाणु की संरचना तथा उससे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन में उनके योगदान के लिए दिया गया। 1927 में बोहर ने अपना प्रसिद्ध पूरकता सिद्धांत यानी कॉम्प्लीमेंटारिटी प्रिंसिपल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, प्रकृति को समझने के लिए कभी कभी 2 अलग अलग चित्रों की आवश्यकता होती है। उदाहरण, प्रकाश कभी तरंग जैसा व्यवहार करता है और कभी कण जैसा। दोनों बातें विरोधाभासी लगती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों सही हैं। यही क्वांटम संसार की विशेषता है। नील्स बोहर और एल्बर्ट आइंस्टीन के बीच विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध बहस हुई। आइंस्टीन को क्वांटम यांत्रिकी का संभाव्यता सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार नहीं था। उन्होंने प्रसिद्ध कथन कहा, ईश्वर पासे नहीं खेलता। बोहर ने उत्तर दिया, आइंस्टीन, ईश्वर को यह मत बताए कि उसे क्या करना चाहिए। दोनों के बीच कई वर्षों तक वैज्ञानिक बहस चलती रही। हालांकि दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप में तनाव बढ़ने लगा था। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की नाजी सरकार तेजी से शक्तिशाली होती जा रही थी। कई वैज्ञानिक, विशेषकर यहूदी वैज्ञानिक, जर्मनी छोड़ने को मजबूर हो गए। नील्स बोहर का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। उनकी माता एलेन एडलर का परिवार यहूदी मूल का थी, इसलिए नाजी शासन के दौरान बोहर भी खतरे में आ गए। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में बोहर ने अपना शोध कार्य जारी रखा। वे मानते थे कि विज्ञान मानवता के लिए है और युद्ध के बीच भी ज्ञान की खोज रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे नाजियों का नियंत्रण बढ़ा, उनके लिए डेनमार्क में रहना असुरक्षित होता गया। 1943 में बोहर को गुप्त सूचना मिली कि नाजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। उनके मित्रों ने तुरंत उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी। बोहर ने पहले अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की, फिर उन्होंने स्वयं भी भागने का निर्णय लिया। एक रात बोहर को गुप्त रूप से छोटी मछली पकड़ने वाली नाव में बैठाकर समुद्र के रास्ते डेनमार्क से स्वीडन पहुंचाया गया। ये यात्रा अत्यंत जोखिम भरी थी। यदि नाजी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया होता तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था, लेकिन वे सुरक्षित स्वीडन पहुंच गए। कुछ समय बाद ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें विशेष विमान से इंग्लैंड बुला लिया। कहा जाता है कि उड़ान के दौरान उन्हें ऑक्सीजन मास्क ठीक से नहीं लगाया गया था, जिससे वे कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गए थे। सौभाग्य से वे सुरक्षित उतर गए। ब्रिटेन पहुंचने के बाद बोहर को अमेरिका भेजा गया, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की सबसे गुप्त वैज्ञानिक परियोजना चल रही थी, मैनहट्टन परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य परमाणु बम बनाना था। सुरक्षा कारणों से बोहर को एक गुप्त नाम भी दिया गया, ताकि उनकी पहचान सार्वजनिक न हो। उन्होंने परियोजना में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि बोहर ने परमाणु विज्ञान के विकास में योगदान दिया, लेकिन वे परमाणु हथियारों के समर्थक नहीं थे। वे मानते थे कि यदि परमाणु ऊर्जा का उपयोग युद्ध के लिए किया गया तो मानव सभ्यता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कई बार विश्व नेताओं से आग्रह किया कि परमाणु तकनीक का उपयोग केवल शांति और मानव कल्याण के लिए किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बोहर ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि विज्ञान की खोजों को किसी एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
उन्होंने विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच खुली बातचीत और सहयोग का समर्थन किया। उनके विचारों ने बाद में परमाणु हथियार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। युद्ध समाप्त होने के बाद बोहर फिर से कोपेनहेगन लौट आए और अपने संस्थान में शोध कार्य शुरू किया। उनकी प्रयोगशाला फिर से दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का केंद्र बन गई। वे अपने विद्यार्थियों से कहते थे, गलतियां करना विज्ञान का हिस्सा है। सबसे बड़ी गलती प्रश्न पूछना बंद कर देना है। उनके मार्गदर्शन में अनेक वैज्ञानिकों ने आगे चलकर विश्व स्तरीय खोजें की। 18 नवंबर 1962 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में नील्स बोहर का निधन हो गया। उस समय उनकी आयु 77 वर्ष थी।